अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर, सिविल ट्रायल सीरीज़ के अंदर आज हम थर्ड लेक्चर को, थर्ड स्टेज को पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने प्लेंट, प्लीडिंग, एफिडेविट, इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे समन, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, सेट असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, समन किस ऑर्डर के तहत, किस लॉ के तहत, किस रूल के तहत होते हैं, किस तरह से होते हैं, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कैसे होगी और कैसे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को सेट असाइड करवाया जाएगा, मतलब कि ख़त्म करवाया जाएगा। जिस पार्टी के खिलाफ एक्स पार्टी हुआ है केस, जो जजमेंट डेप्टर है, जो डिक्री डेप्टर, जो जजमेंट डेप्टर पार्टी है जिसके खिलाफ केस आया है, वो कैसे, अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के अंदर उसके खिलाफ केस आ गया तो कैसे उसको सेट असाइड करवा सकता है, ख़त्म करवा सकता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त टाइम में मिलते रहें। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प, और थर्ड, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, सिविल ट्रायल प्रोसीजर स्टेप बाई स्टेप। तो सबसे पहले आता है, पहले हमने एक प्लेंट आई, उसको प्लीडिंग की सूरत में, जो कि रिटन स्टेटमेंट भी प्लीडिंग की सूरत में ही आएगी, जैसे कॉलम्स की सूरत में, ग्रुप्स की सूरत में, नंबरिंग की सूरत में आएगी, वो भी मैंने आपको बताया और लॉ के अंदर बाकायदा मेंशन था। मैं ये बारहा जो लॉज बताता हूँ उसके पीछे एक बड़ी लॉजिक है। वो ये कि आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी न्यू कमर्स का, सभी लॉयर्स का ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करना जो कि बन चुका है, जुबान ज़दाम कॉन्सेप्ट बन चुका है कि जी प्रैक्टिस ही सब कुछ है, बुक्स को छोड़े, लॉज को छोड़े। तो इसलिए मैं बारहा बुक्स का रेफरेंस देता हूँ, सेक्शन का रेफरेंस देता हूँ, लॉज का रेफरेंस देता हूँ, ताकि आपको पता चले। और कल कलां को जब आप किसी से बात कर रहे हो कि जी जो आपको कहे कि सिर्फ प्रैक्टिस ही सब कुछ है, बुक्स के अंदर कुछ नहीं लिखा, तो आप उसको बता सकें कि भाई जो प्रैक्टिस के अंदर लॉ है ये प्रोसीजर लॉ ही है। जो प्रैक्टिस के अंदर हम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं ये प्रोसीजर लॉ का ही प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा हम खुद से कुछ प्रैक्टिस के अंदर नया ऐड या इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आते हैं समन। समन क्या होता है, किस ऑर्डर के तहत होता है, किस रूल के तहत होता है। तो समन, जब प्लीडिंग आ गई, प्लीडिंग की सूरत में केस लिखा गया, प्लेंट जो है उसको प्लीडिंग सूरत में लिख लिया, कोर्ट के दायरे ब्रांच में सबमिट करवा दिया, ऑनरेबल सिविल जज साहब के पास केस लग गया, तो देन कोर्ट समन करती है, जिस पर कोर्ट की मोहर लगी होगी, समन सील होंगी, उसके अंदर बाकायदा लिखा होगा कि किस केस में कौन सा दावा आपके खिलाफ आया, तो आपको कोर्ट बुला रही है, किस कोर्ट में बुला रही है, किस जज साहब की कोर्ट है, कहाँ पर वाक़या है, जुरिस्डिक्शन उसकी क्या है, कैसे आपको बुलवाना है। और समन एक किस्म का बुलवावा, एक किस्म का बुलावा कि भाई आपके खिलाफ ये दावा आ चुका है अदालत में, तो लिहाजा तशरीफ़ आवरी, अपनी तशरीफ़ लेके आओ कोर्ट दे विच, जाके जवाब दो कि क्यों आपने ये किया है, क्या सही भी है ये शख्स जो मुद्दई है या गलत है, जो प्लेंटिफ है वो उसने सही दावा फाइल किया है या गलत दावा फाइल किया है। तो लिहाजा आप आकर अपना जवाब दावा जमा कराएं। जैसे कि शिकवा और जवाब शिकवा इलामा इकबाल का, ऐसे ही दावा जवाब दावा। तो जो मुद्दा अलय है, जो डिफेंड काउंसल है, जो डिफेंडेंट है, वो समन मिलने के बाद अपना जवाब जमा करवाता है। तो लिहाजा जो समन है ये किस्म का बुलावा, इन्विटेशन, लाइक शादी के ऊपर आप इन्विटेशन भिजवाते हो ना कि जी फलां डेट को आपने वलीमे पर आना है, फलां डेट को बारात पर आना, तो ये भी एक किस्म का इन्विटेशन है। कोर्ट भिजवाते कि जनाब फलां डेट को आप कोर्ट के अंदर तशरीफ़ लेकर आएँ, चाय शाय का मौका दें हमें अपनी खिदमत का, तो लिहाजा हमने आपसे कुछ पूछताछ करनी है, कुछ आपको बताना है ताकि हम मामले को आगे चला सके। तो समन ऑर्डर 5 रूल 1, 10, 10A और 11 के तहत होते हैं। इन रूल्स के अंदर लिखा क्या हुआ मैं आपको ये भी बताऊंगा। ऑर्डर 5 पढ़ते हैं हम। पहले तो समन आ जाता है कि समन किस तरह का होगा, वेयर अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूट, ड्यूली मतलब हस्बे ज़ाब्ता, कानून के मुताबिक इंस्टीट्यूट होगा। तो वर्ड ड्यूली से मुराद है कि अगर हस्बे ज़ाब्ता सूट इंस्टीट्यूट नहीं है, टेरिटोरियल रजिस्ट्रेशन का इशू है, पिक्यूनरी रजिस्ट्रेशन का इशू है, कोई और प्रॉब्लम है सूट के अंदर, कोई और इशू है, तो वो समन उस पर नहीं होंगे, उसको वैसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। may be issued to the defender to appear answer and claim on a day to be therein specified। जो कोर्ट डेट मुंतखब करेगी उसके अंदर डिफेंडेंट को कोर्ट में पेश होना है और जो क्लेम है प्लेंटिफ का उसके अकॉर्डिंगली जवाब देना है, कोर्ट को सेटिस्फाइड करना है। तो ये जो डिफेंडेंट है वो इन पर्सन भी आ सकता है, इन प्लीडर भी आ सकता है अपने वकील की बिहाफ पर, या जो उसका शरीक है, कोई साथी दोस्त, उसकी बिहाफ पर भी वो पेश हो सकता है। तो ये तो समन के बारे में रूल 5 ऑर्डर 5 रूल 1 के अंदर बताया गया था। अब मूड्स ऑफ समन किस तरह के होंगे, ऑर्डर 5 रूल 10, 10A और 11, उनको देख लेते हैं। मूड्स ऑफ समन, सर्विस ऑफ समन शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग
or tendering a copy therefore signed by the judge or such officer as be appointed in his behalf and sealed with the seal of court। कोर्ट की मोहर लगी होगी, उसके ऊपर सील होगा, जैसे आपके साइन होंगे समन के ऊपर, और बाई पोस्ट इसको सेंड किया जाता है। ये 10A के अंदर बताया गया है, सर्विस ऑफ समन बाई पोस्ट, issues of summon under rule 9 there shall be sent unless otherwise ordered by the court to the defendant by registered by court service and post acknowledgement courier etc। so service of summon by post होगा order 5 rule 10A के तहत, और कोरियर के जरिए ये जो भी फिजिबिलिटी हो जिससे डिफेंडेंट के एड्रेस तक समन पहुंच सके उस तरीके से समन को पहुंचाया जाएगा। अब रूल 11 ऑर्डर 5 का क्या कहता है? सर्विस ऑन समन बाय सेवरल डिफेंडेंट। अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो ये नहीं कि एक डिफेंडेंट को आप भजवा दें और बाकियों को आप ये कहेंगे जी वो डिफेंडेंट बाकियों को बता देगा। नो, अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, लाइक 2 डिफेंडेंट हैं, 3 हैं, 5 हैं, तो बतौर प्लेंटिफ आपको सभी को अलग अलग एड्रेस पर जो उनके एड्रेस हैं वहां पर समन भजवाना जरूरी है। तो समन ऑर्डर 5 रूल 1 10 10A 11 के जरिए भजवाया जाएगा। अब तो हो गया जी, पार्टीज भी हमने पढ़ ली कि पार्टीज कौन कौन सी होंगी, नेसेसरी प्रॉपर पार्टी, प्लेंट भी हमने पढ़ ली, प्लीडिंग भी पढ़ ली। प्लीडिंग कैसे होगी? पैरावाइज होगी, नंबरिंग उनके अंदर लगी होगी, जो कुछ भी आपने लिखना है, नाम, कोर्ट का एड्रेस वगैरह, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगला प्रोसीजर, प्लीडिंग हो गई, प्लेंट फाइल होगी कोर्ट के अंदर, दायरी ब्रांच में सिविल जज साहब के पास चलेगी, वहां से उन्होंने समन कर दिए, सभी डिफेंडेंट को ड्यूली इंस्टीट्यूट बाई लॉ समन भजवा दिए गए। अब अगर तो डिफेंडेंट नहीं आते तो क्या प्रोसीजर होगा, अगर आते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा? पहले हम पढ़ते हैं कि अगर डिफेंडेंट नहीं आते तो क्या प्रोसीजर होगा। अगर यहां पर डिफेंडेंट नहीं आते कोर्ट के बुलवाने पर तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की तरफ जाएगी। मतलब कि तमाम प्रोसीजर ड्यूली हुए, ड्यूली मीन टू से हस्बे ज़ाब्ता हुए, कानून के मुताबिक हुए, इसके बावजूद डिफेंडेंट नहीं आए, कोर्ट ने खातिर खा मौका भी दिया, 1-2 मौके दे दिए, ये देते तो इससे भी ज्यादा मौके हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग लॉ पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग लॉ 1 या 2 मौके कोर्ट ने दिए, और अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की तरफ कोर्ट आ रही है। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग किस सेक्शन के तहत, किस ऑर्डर के तहत, किस रूल के तहत होगी? अब आपका क्वेश्चन ये बनना चाहिए, वो भी आपको बताता हूं कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्या होगी, किस ऑर्डर के तहत और किस रूल के तहत होगी। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग ऑर्डर 9 रूल 7 13 14 के तहत होगी। इन ऑर्डर्स के अंदर क्या लिखा गया है, रूल्स के अंदर, इन रूल्स के अंदर क्या लिखा गया ये भी आपको बताता हूं। ऑर्डर 9 रूल 7 क्या कहता है? प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट अपीयर ऑन द डेट ऑफ adjourned hearing and assign good case for previous non appearance। डिफेंडेंट आ जाता है, उस डेट को नहीं आता जिस डेट को कोर्ट ने बुलवाया है, लेकिन किसी और एडजर्नमेंट पर या किसी और टाइम पर कोर्ट में अगर आता है, किसी भी वजह पर, किसी भी टाइम पर, किसी भी दिन, मे बी प्रोबेबल है कि वो दिन ना हो जिस दिन कोर्ट ने बुलवाया। लाइक कोर्ट ने आज बुलवाया, डिफेंडेंट कल आ जाता है। आखिर कोर्ट कहता है जनाब स्ट्राइक थी, रोड बंद थे, मैं बीमार था, हॉस्पिटल में था, कोई भी ऐसी गुड काज देता है, कोई ऐसी वजह देता है जो सेटिस्फैक्टरी हो फॉर द कोर्ट, तो कोर्ट उसको एडमिट करके केस को प्रोसीड करेगी। लेकिन अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो कोर्ट क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी? ऑर्डर 9 रूल 6 क्या कहता है? प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर, वेयर द प्लेंटिफ अपीयर एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, देन अगर सूट कॉल किया जाए सुनवाई के लिए, दावे को सुनवाई के लिए कॉल किया जाए, बुलाया जाए और प्लेंटिफ ना आए तो When समन ड्यूली सर्व, अगर समन ड्यूली सर्व हो चुके हैं, यानी कि हस्बे ज़ाब्ता समन सर्व हो चुके हैं, यहां पर टाइम लैप्स कोई नहीं है, टाइम लिमिटेशन कोई नहीं है। जो कोर्ट्स टाइम्स देती हैं वो बस आप ये कह लें कि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टाइम देते हैं कि जो दोनों पार्टीज को सुन लिया जाए। बेहतर ये है एक पार्टी की फेवर में फैसला करने के, दूसरी पार्टी को एक मौका दे दिया, दूसरा मौका दे दिया, हतमी मौका दे दिया, हतमी मौका दे दिया। तो ये मौके कानून के अंदर कोई इनकी लिमिटेशन इस रूल में तो नहीं है, लेकिन कोर्ट इन द एंड इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इंसाफ की फरावानी के लिए, इंसाफ की फरहमी के लिए जो मौके देती है कि दूसरी पार्टी भी आ जाए और उसको भी सुन लिया जाए। अच्छा जी, अगर समन जो है वो सर्व हो चुके हैं ड्यूली, मतलब हस्बे ज़ाब्ता, इफ इट इज प्रूव्ड दैट द समन वाज ड्यूली सर्व, द कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टी एंड पास डिक्री विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस। गौर से सुनिएगा, कोर्ट में पास, जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर यहां पर वर्ड होता ना शेल पास, अगर वर्ड होता शेल पास तो कोर्ट ने पास करनी ही करनी एक्स पार्टी डिग्री, तो फिर एक भी मौका नहीं देना था। यहां पर वर्ड है मे पास, यानी कि कोर्ट की डायरेक्शन पे छोड़ दिया कि अगर नोटिस सर्व हो गया, पार्टी नहीं है तो मे पास कर सकती है चाहे तो।
चाहे तो ना पास करे, एक दो मौके और दे दे कि ठीक है यार देख लेते हैं दूसरी पार्टी को भी कि वो चले दूसरी तारीख दे देते हैं, तीसरी तारीख दे देते हैं, दूसरी पार्टी भी चले, अपोजिट पार्टी भी आ जाए, उसको भी सुन ले। मे पास कर सकती है, डिस्क्रिशनरी पास है, चाहे तो एक दो मौके दे दे डिफेंडेंट को या अपोजिट पार्टी को, चाहे तो फौरन ही पास कर दे। आगे जो बात है वो काबिले गौर है। डिक्री विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस, बगैर एविडेंस रिकॉर्ड किए ही डिक्री, क्योंकि एविडेंस तो तभी रिकॉर्ड की जाएगी ना जब एविडेंस की वर्थ का तो तभी पता चलेगा जब एविडेंस आई चीफ और उसके बाद उसके ऊपर क्रॉस हुआ, तो फिर ही उसकी क्रेडिबिलिटी का पता चलेगा। अब जब सिर्फ चीफ ही आई है और क्रॉस का पता ही नहीं चलना, उसका समझ ही कोई नहीं आ रही कि एविडेंस सही भी है, तो फिर उसको रिकॉर्ड करने का फायदा। देखा ना, हमने चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ा था कि मैं गवाही देता हूं, फिर मेरे ऊपर मैं गवाही दिलवाता हूं अपने क्लाइंट की, अपने विटनेस की, फिर उसके ऊपर क्रॉस होगा, क्रॉस से सच और झूठ अलग अलग होगा। अब जब यहां पर क्रॉस ही नहीं होना, क्रॉस करना किसने है? डिफेंडेंट ने। डिफेंडेंट आया ही नहीं, उसका वकील आया ही नहीं, तो क्रॉस होगा नहीं। जब क्रॉस ही नहीं होगा तो गवाह की वर्थ, तो लिहाजा जो प्लेंटिफ लेकर केस लेकर आया है उसी के अकॉर्डिंगली फैसला दे दिया जाएगा, ठीक है जी आप सही हो। क्योंकि उसकी एक और वजह है लॉजिकली वजह यह है कि जो शख्स कोर्ट से रजू कर रहा है, अगर वो सही है तो रजू कर रहा है ना, उसकी दाद रसी बजा है, जायज है, तो वो कोर्ट के पास आया ना। अगर बजा ना होती तो क्यों आता? और दूसरी पार्टी नहीं आ रही, मीन टू से वो गलत है तो नहीं आ रही ना, गलत है तो सामना करने की हिम्मत नहीं है ना। तो ये भी एक लॉजिक सेंस है, विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस उसके फेवर के अंदर डिक्री कर दिया जाए। अब आगे रूल 7 के अंदर जो मैंने आपको बताया, अब आगे रूल 7 में अगर वो किसी भी डेट पर डिफेंडेंट आ जाता है तो अगर गुड काज देता है तो उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर दिया जाएगा। अब डिफेंडेंट की खिलाफ डिक्री हो जाता है फैसला, उसको बाद में पता चलता है 1 माह बाद, 2 माह बाद, 5 साल, जब भी व्हाट्सएवर मान लेते हैं जो इसको 1 माह बाद पता चलता है, तो अब वो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा? ऑर्डर 9 रूल 13 14 सेट असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिक्री। इसके अंदर क्या कहा गया ये भी पढ़ते हैं। रूल 13 ऑर्डर 9 का ही रूल 13, सिटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट इन एनी केस इन विच द डिक्री इज पास एक्स पार्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट। किसी भी केस में जहां पर डिक्री डिफेंडेंट के अगेंस्ट पास हो जाए, ही मे अप्लाई टू द कोर्ट बाय विच द डिक्री पास, जिसने डिक्री पास की है, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसी कोर्ट के अंदर जाकर सिटिंग असाइड की एप्लीकेशन देगा और ड्यूली सर्व, एंड इफ द कोर्ट सेटिस्फाइड दैट समन इज नॉट ड्यूली सर्व, तो कोर्ट उसको अलाउ कर देगी। या अगर कोर्ट को यह बता देगा कि ये समन मुझे मिल गए थे लेकिन मैं इतनी दूर था, इस जगह पर था, मैं आ नहीं सकता था, मैं बीमार था, हॉस्पिटल में था, मैं कोई ऐसी रीजन, वैलिड रीजन दे कोर्ट को जिससे कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए कि वाकई ही ये बात ठीक कर रहा है, इसकी मजबूरी थी जो नहीं आ सका, अदरवाइज इसने आ जाना था। क्योंकि अगर इसे ना ही आना होता तो ये अब क्यों आ रहा है, तो लिहाजा अगर अब आ रहा है तो उस वक्त इसकी मजबूरी ना होती तब भी आ जाता। तो ये भी लॉजिकली एक सेंस है। तो कोर्ट उसकी सेंस को मद्देनजर रखते हुए, उसकी मजबूरी को, काज को मद्देनजर रखते हुए उसको पार्टी बनने की इजाजत देती है और केस को आगे फर्दर प्रोसीड करती है रेगुलर ट्रायल की तरह। और जो डिक्री हुई है उसको सेट असाइड कर सकती है कोर्ट के पास ये इख्तियार है। और रूल 14 क्या कहता है कि कोई भी डिग्री सेट असाइड नहीं की जा सकती जब तक अपोजिट पार्टी को नोटिस ना किया जाए। जब कोर्ट सेट असाइड करेगी, दूसरी पार्टी को आके नोटिस देगी ताकि वो भी अपना इसके ऊपर अमल या रद्द अमल दिखा सके, बता सके। लेक्चर इज कंप्लीट। अगली स्टेजेस, रिटर्न स्टेटमेंट एंड एडजर्नमेंट एंड बाकी अदर फर्दरेंस काइंड, उनको हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारा 3rd लेक्चर था और अप्रॉक्सीमेटली 3rd स्टेजेस। इसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया एक्स पार्टी को, समन्स को। अगला लेक्चर भी बहुत जल्द इसके फौरन बाद अपलोड हो जाएगा। अगर आप डिटेल से सुनना चाहते हैं सिविल ट्रायल प्रोसीजर सीरीज़ को, तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट के अंदर आके वहाँ पर इसका अलग से मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा जिसके अंदर ये तमाम लेक्चर्स के अंदर अपलोड होंगे और आप इसको डिटेल से वॉच कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द हाजिर होऊंगा इसी सीरीज़ की अगले इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।